आज से हम प्रारंभ करेंगे डिस्पर्जन यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण के माप। इसको जानने के लिए हम समझेंगे स्टैटिस्टिक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम से रिलेटेड आज का चैप्टर है, और इसमें हम जिन चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे वह आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, जिसमें हम रेंज सीखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीखेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे, IQR सीखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे। ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के बाद दूसरा चैप्टर है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन के बारे में अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर जो कानर हैं उनके अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वैरी, यानी जिस सीमा तक व्यक्तिगत मूल्यों में भिन्नता होती है उनके माप को अपकिरण कहते हैं। अपकिरण यानी डिस्पर्जन। अब हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थ्योरी के बारे में 2-4 शब्द जरूर बोल दीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस चैप्टर को कर रहे हैं और उसका असली मकसद और मतलब क्या है। तो अब आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि डिस्पर्जन यानी कि अपकिरण का जो विशेषता परिभाषा है आखिर क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसको हम क्यों निकालते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन की जाती है, उसमें हम किसी भी आइटम के बीच का हिस्सा 3 प्रकार की विधियों से निकालते थे, यानी मीन से, मीडियन से, मोड से। लेकिन किसी सीरीज के जो आइटम्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारी संख्याओं के रूप में लिखी होती है, उनमें मिड वैल्यू से कितनी दूरी पे वो संख्याएं मौजूद हैं, इसकी जानकारी के लिए हम डिस्पर्जन की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बारे में एक स्टोरी बताई गई है। आखिर वह स्टोरी क्या है? छोटी सी स्टोरी है। उसमें लिखा है स्टोरी में, लेखा ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों। इसका मतलब है एक व्यक्ति ने परिवार, जो एक व्यक्ति है उसका परिवार जो होता है, नदी पार करने से पहले नदी के पानी की औसत गहराई और परिवार के सभी सदस्यों की औसत ऊंचाई का हिसाब लगा लेता है और उसका निष्कर्ष ये निकालता है कि नदी की औसत गहराई से उसके परिवार के सदस्यों की जो औसत ऊंचाई है वो अधिक है। इस अध्ययन और निष्कर्ष के आधार पर उसके सभी परिवार के सदस्य नदी पार करने लगते हैं, परंतु एक स्थान पर नदी की गहराई औसत ऊंचाई से बहुत अधिक थी। उसका परिणाम ये हुआ कि सभी लोग नदी में डूब गए। तो यहाँ पर डिस्पर्जन कहाँ से पैदा हो गया? डिस्पर्जन यहाँ से पैदा हुआ कि हम किसी चीज़ के एवरेज से किसी परिणाम को नहीं कैलकुलेट कर सकते। यदि वह नदी की अधिकतम गहराई और औसत गहराई में अंतर और अपने परिवार के सदस्यों की न्यूनतम ऊंचाई आदि की अगर गणना कर लेता तो संभवतः उसे इस दुर्घटना का शिकार नहीं होना पड़ता। इसलिए स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डाटा के बारे में जब तक पूरी तरह से ज्ञान, केवल माध्य की जानकारी कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, यानी मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन ही जरूरी नहीं है उसी से ही हम किसी रिजल्ट तक पहुंच जाएं, बल्कि मीन, मीडियन की जानकारी अगर है फिर भी हमारे पास जो डाटा होते हैं उनमें फिर भी उनके रूप और स्वरूप और प्रकार में कुछ अंतर होता है। उसी अंतर की कैलकुलेशन, उसी डिफरेंस की कैलकुलेशन को ही हम यहाँ पर डिस्पर्जन कहेंगे। अब उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, अलग अलग प्रकार की सीरीज में प्रॉब्लम को देख करके हम उसको प्रयोग करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में,
हम अपकिरण की कैलकुलेशन यानी डिस्पर्जन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब सवाल यह है कि हम डिस्पर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है आइटम का, उसकी बनावट का, उसके उपयोग का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस पर हमारी विश्वसनीयता थोड़ी मजबूत हो जाती है। अगर किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त डाटा में आने वाला होता है तो उस पर हम कंट्रोल करने के लिए अपने टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं और दो या दो से अधिक अगर सीरीज हमारे पास मौजूद है तो उसमें हम कंपेयर करने का भी काम कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा डिफरेंशिएशन तो नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है। और इसका प्रयोग हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए भी करते हैं जो कि आप आगे देखेंगे, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है और इसमें विभिन्न प्रकार का एक्स स्क्वायर टेस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्शन टेक्निक है। बहुत सारी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमने अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और हर प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर का करेंगे। हमारे पास स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है ये, और इसी से रिलेटेड हमने प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न अब आपके पास मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट है, यानी भी पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी रेंज पता लगाइए और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का पता लगाने के लिए कहा गया है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला देखेंगे तो L माइनस एस, यानी रेंज इक्वल टू, रेंज का जो कोड किया गया है वो R से किया गया है, यानी रेंज इक्वल टू L माइनस एस, यानी कि बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती। तो इस सवाल में बड़ी गिनती कौन सी है, तो बड़ी गिनती यहाँ पर है 2488 और छोटी गिनती है 384। तो इसमें हम 2488 में से 384 को माइनस करेंगे, 2104 आएगा, यानी हमारा जो रेंज है वो 2104 है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस है, यानी बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती अपॉन में बड़ी गिनती प्लस छोटी गिनती है। इसको सॉल्व करके 0.733 आएगा। इस प्रकार से इसका मतलब है रेंज इक्वल टू L माइनस एस, यानी बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती। तो बड़ी गिनती यहाँ पर आप देखेंगे 2488 है और छोटी गिनती 384 है। तो बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटाने पर 2104 आ गया। रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू होता है बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती अपॉन बड़ी गिनती प्लस छोटी गिनती। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है 0.733 आ जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट लेते हैं इसका, सेकेंड इसी में, यानी प्रश्न तो पहला ही है लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन इन्होंने थोक में दे दिया है। इसमें भी यही कहा है रेंज पता लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताइए, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू प्लस की कुछ वैल्यू माइनस की दे दिया है। प्लस की जो वैल्यू है सबसे बड़ी गिनती है 20, तो यही सबसे बड़ी मानी जाएगी, और माइनस की जो सबसे बड़ी गिनती है माइनस वाली वो सबसे छोटी होगी, यानी माइनस का 20 जो है सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से जब इसका हम रेंज निकालेंगे तो रेंज इक्वल टू फार्मूला वही होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 20 में से हम माइनस का 20 घटाएंगे तो इसका मतलब हुआ माइनस माइनस टकरा के आपस में प्लस हो जाएगा, तो 20 में 20 जोड़ देंगे 40 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के फार्मूले में L माइनस एस अपॉन L प्लस एस करेंगे तो यहाँ पर 20 माइनस माइनस का 20 दे तो भाई 40 होगा, ये रहा। लेकिन 20 में से जब हम 20 माइनस का प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो होगा नल, यानी कि यह भी शून्य ही है। इसका मतलब है नील, यानी कुछ नहीं। नल यानी कि इसका मतलब शून्य है, यानी कुछ नहीं है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट में भी वही चीज़ पूछा गया है, सबसे बड़ी गिनती सबसे छोटी गिनती क्या है। तो सबसे बड़ी गिनती है 10 प्लस वाली और सबसे छोटी गिनती है माइनस वाली 10। बड़ी गिनती प्लस का 10, छोटी गिनती माइनस का 10। अब हम इसके अकॉर्डिंग रेंज निकालेंगे। तो 10 में से माइनस का 10 अगर घटाएंगे तो ये दोनों आपस में प्लस बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब है इसका जो रेंज है वो 20 है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को जब हम प्लस माइनस करके डिवाइड करेंगे तो वही नल आएगा, यानी शून्य, यानी कुछ नहीं आया इसकी वैल्यू, तो इसका भी वही नॉट आ गया लिखा हुआ, और रेंज 20 है। नंबर 4 में देखेंगे तो समंकों से विस्तार तथा उसका गुणांक, यानी इसमें भी रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी गिनती इसमें देखेंगे तो माइनस में सारे नंबर्स दिए हुए हैं। माइनस की जो सबसे बड़ी गिनती होती है वही सबसे छोटी गिनती मानी जाती है, और माइनस की जो सबसे छोटी गिनती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये माइनस का 20 है तो सबसे छोटी गिनती है, और ये जो माइनस का 1 है ये सबसे बड़ी गिनती है। अब इनकी वैल्यू को रखेंगे इस प्रकार से, रेंज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 20, तो ये दोनों तो प्लस बन जाएंगे, और ये माइनस का 1 प्लस का 20 यानी कि 19 बचेंगे। तो हमारा जो रेंज है वो 19 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस करेंगे, तो वही वैल्यू एक बार माइनस करेंगे ऊपर और नीचे प्लस करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों जो है माइनस का 1 प्लस करके माइनस 20, तो ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 21 होगा, ऊपर तो 19 आ ही रहा है, तो डिवाइड करके इसका जो आंसर होगा माइनस का 0.905 आएगा। इसका आंसर मैच करेंगे तो ये रहा इसका आंसर, और ये रहा इसका रेंज, और ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ पर हमारा डिस्क्रीट सीरीज मिला हुआ है। ऊपर वाली जो सीरीज थी ये इसमें सिंगल डाटा था, यानी यह इंडिविजुअल सीरीज थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर डिस्क्रीट सीरीज का आ गया, इसमें x और f मिला हुआ है। तो यहाँ पर भी रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ही पूछा गया है। तो इसमें हमने जो साइज है उसको x और जो f है वो तो फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन पूछा गया रेंज क्या है, तो रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, हमें x से मतलब है, इसी में ही हमें बड़ी और छोटी गिनती छांटनी होगी। तो बड़ी गिनती है 10, छोटी गिनती है 1 यानी 1, तो 10 में से 1 को घटाएंगे 9 आ जाएगा। ये हमारा रेंज है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए यहाँ पर ये देखना होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ r इक्वल टू L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे और 10 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9/11, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 9/11 को डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंटों में ही आएगा, ये तो आपको पता है, पर कितना 0.818 ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, इसके सॉल्यूशन ये रहा, रेंज 9 है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.818 है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 4, 5, 7, 10, 12, 14, और इसमें भी फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि यह क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से होगा। इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप यहाँ x और f के रूप में सवाल देख रहे हैं। इसमें भी अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो रेंज जब निकालेंगे तो L माइनस एस पहले फार्मूला जरूर लिखिए। बड़ी गिनती यहाँ पर 14 है, छोटी गिनती 4 है, तो इसका मतलब है 14 में से हमें 4 को घटाना होगा, 10 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि इसको निकालने के लिए L माइनस एस L प्लस एस लिखना होगा, अर्थात 14 माइनस 4 और 14 प्लस 4 कर देंगे, 10/18 आएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 10/18, तो ये हो गया 0.5555, तो ऐसे चला जाएगा, एंडलेस है, 0.556 कर देंगे अप्रोक्स में, ये हमारा आंसर है।
इसको मिलाएंगे आंसर, तो यहाँ पर आपको इसका जवाब ये रहा बिल्कुल राइट। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 5 से 10 ये लिखा हुआ है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए कहा है, लेकिन इसमें इंटरवल में दिया है, यानी ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसको 35 से 40 तक लिया गया है। और नीचे फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 7, 12, 9, 8, 6, इस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर इस प्रकार से ले लिया है, ये लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिख लिया है। इस प्रश्न में ये सेकेंड प्रश्न हमने लिया है, अभी दोनों सोल्व करेंगे। तो पहले हम पहले वाले को देखते हैं। रेंज पूछा है तो वही फार्मूला लगाइए, L माइनस एस, यानी कि बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती। इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बड़ी गिनती छोटी गिनती इसी क्लास इंटरवल में ही लेना है। तो ये जो 40 है ये बड़ी गिनती है और ये जो 5 है छोटी है। तो 40 में से 40 में से 5 को माइनस करेंगे 35 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए इसका फार्मूला पहले ज़रूर लिखिए, इसके बाद ही इसकी वैल्यू पुट कीजिए। 40 माइनस 5 और 40 प्लस 5 यानी 35 अपॉन 45। तो इसको जो वैल्यू हम सोल्व करेंगे 35 अपॉन 45 को, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.777, ये तो 0.778 कर देंगे इसको। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को भी ऐसे ही देखेंगे। सेकंड वाले को आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ पर 1 से 10, फिर यहाँ पर 11 से 20, फिर यहाँ पर 21 से 30, यहाँ पर 31 से 40, इस प्रकार से 41 से 50 ऐसे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 11, एक नंबर का यहाँ से यहाँ जंपिंग हो गया है, 20 से यहाँ 21 हो गया, यानी 20 से एंड हुआ है तो 20 से शुरुआत नहीं हुआ है। इसका मतलब है इनके बीच में 1 का गैप चल रहा है, तो हम फ़ौरन 1 का हाफ करेंगे यानी 0.5 करेंगे। उस 0.5 को इसमें तो प्लस करेंगे और इधर वाले में माइनस करेंगे। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, यानी 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब आपके सामने ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब हम इसी के अनुसार ही रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज की कैलकुलेशन करेंगे। तो रेंज का फार्मूला L माइनस एस, यानी कि इसी क्लास इंटरवल में सबसे बड़ी गिनती 50.5 है, यानी कि 50.5 है, और ये 0.5 यानी 0.5 है। तो 50.5 में से 0.5 यानी 0.5 घटाएंगे तो इसका आंसर 50 आएगा, ये जो कि रेंज है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए इसी को ही प्लस माइनस करके हम डिवाइड करेंगे, तो L माइनस एस, L प्लस एस, तो इसका मतलब है 50.5 माइनस 0.5 और फिर यहीं यानी कि 50.5 प्लस 0.5 करेंगे तो ऊपर तो 50 हो गया, नीचे 51 हो गया। 50/51 यानी कि 50 को हम 51 से भाग कर देंगे डिवाइड। 0.98 इसका जवाब है 0.98। अब हमारे पास पहला और दूसरा प्रश्न, इसका आंसर मैच करते हैं। 35 और 0.78, 35 और 0.78 यानी कि वही हुआ सेम, और इसमें है 50 0.98, 50 0.98, यहाँ पर दोनों आंसर राइट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 4। इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रश्न संख्या तीसरा भी है। तीसरे प्रश्न में लिखा है मिड वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिड वैल्यू से ये पता लगा पाना कि बड़ी गिनती कौन सी है, छोटी गिनती कौन सी है, यह संभव नहीं है। इसके लिए हमें इसको क्लास इंटरवल का रूप देना पड़ेगा। आखिर इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, इसको समझने के लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मिड वैल्यू जो लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, इनके बीच में 5-5 का गैप चल रहा है। तो हम
5 का आधा करेंगे यानी 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 को हम पहले नंबर यानी इस 5 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार 5 में से घटाएंगे, यानी कुछ इस प्रकार से करेंगे। 5 में ही एक बार 2.5 को घटाइए, 5 में ही एक बार 2.5 को जोड़िए, तो अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5, जोड़ेंगे तो ये होगा 7.5। क्लास इंटरवल की ये पहला नंबर होगा L1 और ये होगा L2, यानी 2.5 से 7.5 पहला क्लास इंटरवल बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा क्लास इंटरवल 5-5 के गैप पे बनता चला जाएगा। 7.5 से 12.5, 7-5 12 होता है, फिर 12.5 से 17.5 बनेगा। तो यानी इसका जो क्लास इंटरवल है कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। 2.5 से 7.5, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5 और इसमें कितने कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 25 तक जाएगा। तो 22.5 से 27.5 तक। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5 से 7.5, 7.5 से यहाँ पर होगा 12.5, 12.5 से 17.5, यानी कि जो 2.5 है उसको ही हम एक बार इस नंबर में घटाएंगे तो इंटरवल का पहला नंबर बनेगा, इसी में एक बार जोड़ेंगे तो इंटरवल का अगला नंबर बनेगा। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, उसमें 5-5 का गैप देते चले जाएंगे, तो ये हमारा नंबर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, 4 6 12 8 2 है, यही रहेगा, 4 6 8 12 2 ऐसे रख देंगे। अब हमसे कहा गया भाई रेंज निकालो, तो रेंज निकालना तो अब तो आसान ही हो गया। रेंज इक्वल टू होता है L माइनस एस, यानी बड़ी गिनती माइनस छोटी गिनती। तो फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब है ही नहीं, बड़ी गिनती 27.5 है यानी 27.5 और छोटी गिनती 2.5 यानी कि 2.5। घटाने पर कितना आएगा 25, 25 हमारा आंसर है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए L माइनस एस L प्लस एस का फार्मूला पुट करेंगे, यानी 27.5 माइनस 2.5 और 27.5 में प्लस करेंगे 2.5, तो ये हो जाएगा 25 ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया 30। तो इसका मतलब है 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, 3 3 9, यानी कि लगभग 0.83 आना चाहिए अपॉन 30। हाँ 0.833। तो इस प्रकार से इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल रहा है। देख लेते हैं इसमें कितना है, आंसर ये रहा जी। यहाँ पर 25 तो हो गया रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया 0.833। तो ये 33 है, आगे बढ़ता चला जाएगा, ये नॉन स्टॉप है। दशमलव के 2 अंकों तक लिखें या 3 अंकों तक, ये आपकी मर्जी है। वैसे 3 अंकों तक लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद ऐसे ही हमारा एक प्रश्न अगला है, नंबर नेक्स्ट, ये चौथे में है। चौथे में क्वेश्चन फार्मूले के बेस पर ही सॉल्व करने के लिए कहा है। इसमें लिखा है इन ए गिवन सीरीज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.5 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 15, फाइंड आउट इट्स मिनिमम वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 15 है, मिनिमम वैल्यू का पता नहीं। तो भाई हमें जो पता है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है उसका फार्मूला लिखेंगे और उसमें L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू यानी लार्जेस्ट वैल्यू 15 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, और कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज है वो हमें दिया है 0.5। अब हम इसी का फार्मूला लगा देंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू होता है L माइनस एस L प्लस एस। इसकी वैल्यू 0.5 इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू हमें पता है 15 है, लेकिन स्मॉलेस्ट की पता नहीं है। तो हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट की जगह एस ही लिखा है। एस कुछ इस प्रकार से लिखा है, ऐसे गोल कर दे जिससे हमें पहचान बनी रहे, नहीं तो 15 में और एस में पता नहीं चलेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होगी तो
0.5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी 7.5 प्लस 0.5s इक्वल टू, ये सामने इसकी 1 से होगी तो 15 माइनस एस ही रहेगा। अब इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे बगल में इसके, तो इनके निशान बदल जाएंगे इस तरह से। तो ये माइनस का 15 हो जाएगा और ये प्लस का s हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर 7.5 है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब है 15 में से ये 7.5 घटेगा, ये माइनस का है ये प्लस का, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 7.5 आएगी, क्योंकि माइनस वाला गिनती बड़ा है। इक्वल टू में 0 रहेगा, ये प्लस का 1s है, ये प्लस का 0.5s है, तो दोनों मिलाकर के 1.5s बन जाएंगे, तो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 1.5s इक्वल टू हो जाएगा 7.5, इसको हम उधर ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, s इक्वल टू होगा 7.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू 5। इसका मतलब है इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 आएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखेंगे तो ये रहा स्मॉलेस्ट वैल्यू का आंसर 5। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने लार्जेस्ट वैल्यू को पूछा है, नहीं लार्जेस्ट वैल्यू को दिया है कि लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट पूछा है। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू इफ मिनिमम वैल्यू 4, कोफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है 0.84। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, यानी कि इस वाले में स्मॉलेस्ट निकाला है तो इसमें लार्जेस्ट निकालेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड ही है, हाँ चौथे का सेकंड, इसमें ये चौथा क्वेश्चन नंबर है, ये 4th नंबर डाल देंगे और इसका जो है सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो हम सोल्व करने चल रहे हैं सेकंड पार्ट है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अब की बार दिया है 0.84 इक्वल टू, L की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन S की वैल्यू इन्होंने अब की बार दिया हुआ है। S की वैल्यू है 4 यानी 4, L प्लस 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0.84 L प्लस इसकी मल्टीप्लाई 8 और 4 में करेंगे यानी 0.84 में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, यानी 4 चौक 16, 4 8 32 1 33। तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से, वैसे बीकॉम में तो कैलकुलेटर अलाउड है ही है, दिक्कत क्या है। 0.84 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3.36 आ रहा है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3.36 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये यही रहेगा L माइनस 4। अब यहाँ युद्ध करने वाली बात ये है कि बच्चों में यही कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों नंबरों को उठा के हम इधर लाएंगे इक्वल टू, इधर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 0.84 L प्लस 3.36, ये दोनों तो यही रहेंगे। अब ये दोनों उठा के इधर लाएंगे इक्वल टू उधर फेंकेंगे तो माइनस L होगा, ये L प्लस का है, इसके सामने कोई निशान नहीं है तो प्लस का मानेंगे। अब इधर लाएंगे तो माइनस का L होगा, ये माइनस का 4 है तो अब की बार प्लस का 4 बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 0.84 L है प्लस में और ये है माइनस में, इसको हम 1 L बोलेंगे। तो जब 1 L होता तो 1 नहीं लिखा जाता, उसे 1 देखते ही मान लिया जाता है। तो 1 में से ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.16 L आएगा। कैसे पता चला, अब देख लो, 1 में से 0.84 घटा दीजिए तो क्या आया, 0.16 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 0.16 L, ये माइनस की गिनती बड़ी है तो इसमें माइनस आपको लगाना होगा। अब हम गिनती देखते हैं इनको, 4 प्लस का है, 3.36 प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी तो जुड़ जाएंगे दोनों, प्लस के 7.36 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब हम जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 16 L बराबर यानी इक्वल टू इधर जाएगा इक्वल टू कि ये नंबर, तो माइनस का 7.36 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, L इक्वल टू होगा 7.36 अपॉन 0.16, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 7.36 अपॉन 0.16, तो ये हो गया 46,
यानी 46। इसका आंसर जो है लार्जेस्ट वैल्यू वो 46 है। तो अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ कि ये रहा 46 इसका आंसर। तो इसका आंसर आ चुका है। आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 पर समाप्त करेंगे। अब आगे हम चालू करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब चलेंगे। तो इनका जो है नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। वैसे इनकी वीडियो हमने डाल रखा है यूट्यूब पे, लेकिन क्या है कि वो सिस्टम से नहीं डला हुआ है। यानी हमने जैसे 5वां डाल दिया, किसी ने पूछा, किसी ने 20वां पूछ लिया, किसी ने 30वां पूछ लिया, ऐसे ही अनाप शनाप क्वेश्चन जैसे जैसे बच्चे पूछते गए वैसे वैसे हमने उनके क्वेरीज के हिसाब से वीडियो बना दिया। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप एक सिस्टम से डाल दो इसको, अब भाई किसकी सुनो, दिमाग तो मेरा बहुत ख़राब हो जाता है सुन सुन के। लेकिन फिर भी मैंने दिमाग लगाया कि भाई चलो एक करके ऐसा करते हैं कि एक तरफ से ही बनाते हैं वीडियो धुआंधार और सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इससे किसी बच्चे के मन में ये नहीं रहेगा कि मेरी वीडियो नहीं आई या फलाने की नहीं आई। अब सबके मन की मुराद पूरी हो जाएगी और सभी लोग अपने मनपसंद से जो जिसको चाहिए क्वेश्चन नंबर भी डला रहेगा और उसमें आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 में यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, 2 में यहाँ से यहाँ तक है, 3 में यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रकार से हम सारी प्रश्नों को सॉल्व करके डाल देंगे। इससे आप सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए तो भाई मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप लोगों का भला होगा और वीडियो भी प्रचार में चली जाएगी। मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। मज़े की बात देखो कि 11वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड में इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में भी ये मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस ये सब भरा पड़ा है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट उनके पास है, उसमें भी इसको रखा गया है। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वालों में तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, किसी में थर्ड ईयर में है, ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर है। बीए वाले भी इसको पढ़ते हैं इकोनॉमिक में। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आपकी और हमारी पुनः मुलाकात होगी एक नए स्वरूप, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक हमारा क्या होगा? यही होगा क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, इसी पर डिस्कस करेंगे, यही प्रॉब्लम आगे लेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।